तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है, अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशु के लिए हरे चारे वाली फसलों की खेती। भिंडी की उन्नत किस्में और बुआई तकनीक। पशुपालन से जुड़े किसानों के सामने पशुओं के आहार के लिए आमतौर पर हरे चारे की कमी बनी रहती है। ऐसे में अगर किसान अपने खेत के हिस्से में हरे चारे वाली फसलों की खेती करे तो पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। तो चलिए चारे वाली फसलों की खेती के बारे में जानते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता से। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं पशुपालन भी एक कृषि के साथ साथ बहुत बड़ा दूसरा व्यवसाय है। इसमें भारत वर्ष के जितने भी राज्य हैं, अधिकांश राज्यों की अर्थव्यवस्था इन पर डिपेंड होती है। जहाँ तक पशु पोषण की बात है, पशु पोषण वो तभी संभव होगा जब हरा चारा उसको पर्याप्त मात्रा में संतुलित रूप में उसको मिलता रहेगा। पशुपालन व्यवसाय की सफलता मुख्यतः हरे चारे पर निर्भर करती है। पशुधन के लिए उपयोगी एवं आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हरा चारा एकमात्र सस्ता स्रोत है। अगर हरी चारे वाली फसलों की खेती के लिए भूमि की बात करें तो इनकी खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में संभव है, परंतु अच्छे जल निकासी वाले दोमट, बुलाई दोमट भूमि तथा हल्की काली मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम रहती है। सफल खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक उपयुक्त होता है। जहां तक खेती की तैयारी की बात है तो इसके लिए खेत की तैयारी खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से तथा 1 से 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करें और जुताई के बाद खेत में पाटा लगाकर मिट्टी मुलायम और भुरभुरी कर लेनी चाहिए। तो आज हम इसी के परिदृश्य में हम ये बताना चाहेंगे कि जून माह जो चल रहा है, आगे जुलाई का महीना आएगा, तो इसकी कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा फसलें हैं, चारा घासें हैं, जैसे शंकर नेपियर है, त्रिशंकर घास है, त्रिशंकर घास के साथ स्टाइलोग्रास है, पाराग्रास है। ये कुछ ऐसी बहुवर्षीय चारा घासें हैं जिनका अगर हम सीजनली चारा फसलें, जैसे मुख्य रूप से खरीफ सीजन में है, जैसे सुड़ान है, मीठी सुड़ान है, रसीला है, कुछ ऐसे प्रभेद हैं जो ज्वार के अच्छे प्रभेद हैं। दूसरा बोडा है, कोहिनूर है और यूपी 5286 है कुछ, और इसके अलावा बुंदेल लोबिया 1, 2, 3 इस तरह के कुछ इस तरह के IGFRI झांसी जो हमारा भारतीय चारागाह अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से कुछ ऐसे विकसित प्रभेद हैं जिनका हम खरीफ मौसम में हम चयन करके, और ये जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उनके साथ मिला करके, या तो हम उनके साथ पट्टियों में 3 से 4 मीटर की दूरी पर एक बेड बना देते हैं, 1 से 1.25 मीटर का चौड़ा और 1 फीट ऊंचाई का बेड बना करके, अथवा हमारे पास कितना रिसोर्सेज है, अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो हम उसी तरह हम उस दूरी को बढ़ा भी सकते हैं। मक्का खास तौर पर कई तरह की मिट्टी में हो सकता है। मक्का की मुख्य किस्में अफ्रीकन टॉल, विजय कंपोजिट, मोती कंपोजिट, गंगा 5 और जवाहर हैं। इस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 40 से 45 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। नेपियर घास, संकर नेपियर घास एक सदाबहार चारे वाली घास है, जिसमें नेपियर घास के मुकाबले ज्यादा पौधे और पत्ते होते हैं। इस फसल में कच्चा प्रोटीन 8 से 10% होता है। संकर नेपियर घास की मुख्य किस्में IGFRI 5, NB 21, NB 37, IGFRI 7 और 10 हैं। CO2 और CO3 उच्च गुणवत्ता वाली किस्में हैं और सालों तक उगाए जाने के लिए अनुकूल हैं। आमतौर पर 1 हेक्टेयर जमीन में 40,000 से 45,000 सिलिपस लगाने की जरूरत होती है। गिनी घास, ये घास 5 मीटर की लंबाई तक बढ़ता है। ये घास स्वादिष्ट सदाबहार घास होता है। इस घास की मुख्य किस्में हमाल, PPG 14, माकुनी और रिवर्स डेल है। इस घास को सभी प्रकार की मिट्टी जिसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो उनमें उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार दोनों बेड के बीच में जो ये खाली जगह पड़ा हुआ है, इसमें हम देखते हैं अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 40 किलोग्राम जो चारे वाली मक्का है, चाहे वो अफ्रीकन टाल है या और जवाहर है, विजय कंपोजिट है, और 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लाइन में सोइंग इसका करके और हम ले सकते हैं। इसी प्रकार जो बोडा प्रजाति है जिसको हम लोबी या काओपी कहते हैं, उसका भी हम 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और उसकी भी हम 25 से 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर उसको पंक्तियों में उसकी बुवाई कर सकते हैं। और जो मंडवा की जो खरीफ में है उसका हम नर्सरी से के माध्यम से या ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से सिचुएशन के हिसाब से हम उसका सिलेक्शन करके और उसका उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। भरपूर चारा पैदावार के लिए खाद एवं उर्वरकों की संतुलित मात्रा का उपयोग करना आवश्यक होता है। पोषक तत्वों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर हो सकता है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर खाद खेत में मिला देना चाहिए। पौधों की उचित बढ़वार के लिए 80 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 25 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। नत्रजन की आधी मात्रा बुवाई के समय तथा शेष मात्रा 2 भागों में बांटकर बुवाई की 30 से 35 दिन बाद एवं प्रथम कटाई के तुरंत बाद देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात है। जनरली चारे की फसल में कोई भी खरपतवार नियंत्रण रासायनिक तौर पर नहीं किया जा सकता, और प्रारंभिक स्थिति में जो हमारा 1 महीने से पहले की स्थिति में जो सामान्य हमारे सीजनली खरपतवार होते हैं उनको एक बार निरकोनी करके हम खरपतवारों को सहजता से निकाल देते हैं। तो सिंचाई की बात है, देखिए जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं, हम जानते हैं मानसून अब बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा है। कहीं 15 जून से, कहीं 18 जून से, कहीं 20 जून से दस्तक अपने दे रहा है। उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में नमी है तो शुरुआत में अंकुरण होने तक कोई सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन साथ ही जब हमारा 25 से 30 दिन का हमारा फसल हो जाता है तो उसमें एक हम सिंचाई कर देते हैं। और अगर बारिश लगातार उसमें होता रहता है मानसून के चलते हुए, तो जनरली 2 से 3 सिंचाई में हमारा जितना भी चारे की फसलें हैं, वो मौसमी चारा की फसलें वो तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूरे साल भर में जो बहुवर्षीय चारा घासें हैं उससे 5 से 6 कटिंग जनरली आमतौर पर सभी चारा घासों से ली जा सकती हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खरीफ का मौसम चल रहा है और इस मौसम में अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन भिंडी की फसल से भरपूर पैदावार मिले इसके लिए भिंडी की खेती वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी, जिसे हमारे बीच साझा कर रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.बी. वर्मा। आज के परिवेश में या आज के समय में जो चल रहा है, वातावरण चल रहा है, इसमें हम भिंडी की खेती कैसे करें, वैज्ञानिक तरीके से कैसे भिंडी की खेती करें जिससे हम अच्छी से अच्छी उपज ले सकें, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भिंडी की खेती, आप भिंडी के बारे में आप जानते हैं कि भिंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और ये 2 सीजन में आपको उपलब्ध हो पाती है, एक गर्मी के सीजन में और एक बरसात के सीजन में। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि इसकी जब खेती करनी हो तो सबसे पहले किसान भाई को इसकी जलवायु का और भूमि का अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए। तो एक बात खास करके जान लीजिए, इसके लिए कम से कम इसकी अच्छी पैदावार के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का होना भी ज़रूरी है। सॉइल की अगर बात करें तो इसके लिए कोई भी अगर क्रॉप है इसको लगाने के लिए थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिक मैटर, खेत में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट तथा बलुई दोमट मिट्टियां जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हों अच्छी होती है। खेती की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जो है कौन कौन सी जो है इसकी प्रजातियां आप सेलेक्ट करें, कौन कौन सी प्रजाति लेंगे इसके लिए। तो इसमें देखिए बनारस से निकली हुई है काशी एक 7 धारी करके है, और प्रभनी क्रांति आप जानते हैं काशी 7 धारी है, काशी 5 धारी है, अविनाश करके है। तो ये सब वैरायटी है जिसको आप जो है लगा करके आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 महीना पहले आप खेत में डाल करके अच्छी तरह से मिला दें, या अगर समय नहीं है तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले खेत में डाल करके अच्छी तरह से इसको मिला दें, जिससे उसका मिनरलाइजेशन अच्छी तरह से हो सके, पौधे के विकास के लिए उसको उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़ अगर उर्वरक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा उर्वरक की मात्रा ज़्यादा लगती है, यानी 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें नत्रजन का प्रयोग करते हैं और करीब करीब 70 से 80 केजी फास्फोरस और इतना ही हम पोटास की मात्रा उपयोग करते हैं। तो जब भी खाद देने की बात आती है तो उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि नत्रजन की पूरी मात्रा बुआई के समय नहीं देते हैं, नत्रजन की आधी मात्रा देते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा ये भिंडी के बुआई के समय दे देते हैं। और जो बाकी भिंडी में जो बाकी आप बचा के रखे रहते हैं 50% जो है नत्रजन जो है उसको 30 से 35 दिन के बाद जब उसमें निकाई उड़ाई आप करते हैं तो उस समय दे करके हल्की सी सिंचाई कर दीजिए। जहां तक की बीज दर की बात है तो 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, भिंडी के बीजों की बुआई के पहले बीजों को 12 से 24 घंटे पानी में डुबाकर रखने से अच्छा अंकुरण होता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम कार्बनडाइजम से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड की 6 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीजों को शोधित कर लें। अब हम कहते हैं कि बुआई का समय क्या है इसका, तो हमने बताया कि ये जब मौसम गर्म रहता है इसका जमाव जो होता है कम से कम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, तभी इसमें अच्छा होता है। कम से कम 30 यानी 17 से कम होगा तो इसमें जमाव नहीं होगा। तो उस समय जो है भिंडी ग्रोथ अच्छी होती है, तो उसमें कम से कम 45 और 30 पे या 60-30 पे आप लगाइए। तो 45-30 पे लगाइए जिससे प्लांट पॉपुलेशन भी मेंटेन रहे आपका। बरसात में एक समस्या होती है कि बरसात में जो है येलो बेन मुझे एक वायरस बहुत तगड़ा आता है जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, देखते हैं, जिसका वेक्टर होता है एफिड।
तो किसान भाई को ये सलाह दी जाती है कि अगर ये इस तरह की समस्या आती है बरसात के सीजन में, अगर एफिड्स लग जाता है तो एफिड्स के लिए आप जो इमिडाक्लोरपिड जो है 1 ml पर 3 लीटर पानी में घोल करके आप जो है 1-2 छिड़काव कर दीजिए और आपकी फसल बच जाएगी। लेकिन ये शुरू में ही करना है जब आपको दिखाई पड़ने लगे कि हाँ इसमें लग रहा है। तो अगर और जहाँ तक अब सिंचाई की बात करें तो सिंचाई देखिए दोनों समय की अगर बात करते हैं तो बरसात में तो सिंचाई जनरली अगर बारिश हो जाती है तो आपको उसके हिसाब से करना है कि अगर बारिश हो गई तो भाई ठीक है 10 दिन पे भी तैयार हो जाएगा, 15 दिन पे पानी चला जाएगा। और पानी नहीं जाता है तो ड्रेनेज करके उसका पानी निकालिए। पानी का बहुत जल जमाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्षा के अनुसार आपको सिंचाई करना है देख करके कि पौधे सूखने ना पाए। ये तो किसान भाई अच्छी तरह से जो भी वैज्ञानिक विधि बताए गए हैं उस वैज्ञानिक विधि से अगर आप खेती करते हैं तो 125 से लेकर के 150 कुंतल प्रति हेक्टेयर तक आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी और इससे आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। और दोनों सीजन में इससे आप आमदनी कमा सकते हैं, गर्मी के मौसम में भी और बरसात के मौसम में भी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, फसलों उत्पादन में कई बाधाएं आती हैं। इनमें से एक है खरपतवारों की समस्या। ये खरपतवार फसलों की बढ़वार को तो बाधित करते ही हैं, साथ ही उपज में गिरावट का कारण भी होते हैं। किसान अक्सर इनके नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को अपनाते हैं, जिससे जैसे तैसे खरपतवार तो नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन खेती की लागत बढ़ जाती है। अगर किसान फसलों में मल्चिंग का प्रयोग करे तो इस प्रकार समस्या से बच सकते हैं। तो चलिए मल्चिंग की प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं। कृषि वैज्ञानिक केंद्र सबौर, जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। उद्यानिक फसलों में मल्च का क्या महत्व है? मल्च है क्या, पहले इसको समझने का प्रयास करें। मल्च, इसको हिंदी में हम लोग पलवार कहते हैं। पलवार मतलब होता है कि ज़मीन को ढकना। कोई ज़रूरी नहीं है कि पलवार में प्लास्टिक मल्च ही हो। जैसे हमारे किसान के पास सागवान का पत्ता है, पुआल से ढक सकते हैं। और जहाँ तक प्लास्टिक मल्च की बात हमारे किसान भाई करते हैं, तो प्लास्टिक मल्च में हमारे किसान ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करें जो नीचे से काला हो, ऊपर से सिल्वर हो, उसके कोई मल्च लगाते हैं। लगाने का तरीका क्या होता है मल्च को? तो सबसे पहले इसके लिए ज़मीन की तैयारी की जाती है। ज़मीन की तैयारी करके किसान हमारे बेड बनाते हैं। अगर उनको मिर्च लगाना है तो मिर्च की दूरी कितनी देनी है, ये इन सब चीज़ों को पहले वो निर्णय ले लें कि किस प्रकार से हमको पौधा को लगाना है। किसान भाइयों, अगर आपको मल्चिंग विधि से खेत में सब्जी लगानी है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरह ट्रैक्टर से जुताई कर लें। इसके बाद गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दें। अब खेत में उठी हुई मेड़ यानी बेड बना लें। इसके बाद ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा दें। प्लास्टिक मल्च को अच्छी तरह बिछाकर दोनों किनारों को मिट्टी की परत से अच्छी तरह से दबा दें। मल्चिंग फिल्म में पाइप से पौधों को कितनी दूरी पर लगाना है फसल पर निर्भरता करता है। किस प्रकार का पलवार का चयन करना चाहिए हमारे किसानों को? तो वो काला पलवार का जो सतह के अंदर जाएगा, जो सतह के अंदर जाने वाला हिस्सा होना चाहिए वो काला होना चाहिए। और जो सतह के ऊपर उसको सिल्वर की तरह, सिल्वर कलर का रंग का लेना चाहिए। सूर्य की किरणें उस पर गिरती हैं तो वो परावर्तित होकर के पुनः उन्हीं पौधों पर पड़ता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो ज़्यादा अच्छे से होता है, उत्पादन ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है।
अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की माइक्रोन मल्च शीट का उपयोग किया जाता है। जैसे सब्जी वर्गीय फसलों के लिए 25 माइक्रोन, 2 वर्षीय फसलों जैसे केला पपीता के लिए 50 माइक्रोन और बहुवर्षीय फसलों के लिए 100 माइक्रोन का उपयोग किया जाता है, जिसकी कीमत भी अलग अलग होती है। और इससे आपको फायदा क्या है, इसको भी आप जानें कि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा पटवन नहीं करते हैं आप, पटवन का आप सुधार हो जाता है। ज़्यादातर लोग ड्रिप का ही उपयोग करते हैं, टपक सिंचाई के द्वारा ही सिंचाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप उर्वरक भी देते हैं साथ साथ टपक सिंचाई से जो आपने भूमि की तैयारी की थी उसमें मिट्टी बहुत बैठता नहीं है, मिट्टी हमेशा हल्का रहता है, जिसके लिए आपको कोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। कई लागत आप देखेंगे कि लागत के लिए जैसे आपको निकाई गुड़ाई की का जो खर्च है वो बच जाता है, आपका लगातार जो पटवन का खर्च होता है वो बच जाता है। प्लास्टिक मल्चिंग विधि से खेती करने के लाभ की बात करें तो मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है, क्योंकि मिट्टी से पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है। पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। साथ ही मल्चिंग मिट्टी के कटाव से सुरक्षा देती है और फसलों के बीच उग रहे खरपतवार का विकास नहीं होने देती, जिससे पौधे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। मल्चिंग भूमि को कठोर होने से बचाती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। लंबे समय तक बारिश न होने की दशा में मल्च आपके गार्डन या लैंड स्पेस को होने वाली हानि से भी बचाता है। ये मिट्टी के ऊपर सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो ज्यादा गर्मी में मिट्टी को ठंडा रखता है और ये पौधों के जड़ों के लिए बहुत आरामदायक स्थिति प्रदान करता है। पलवार लगाने से क्या फायदा ये हुआ आपको कि ये सब तो पौधों को फायदा हो रहा है। दूसरा फायदा क्या होता है कि अनावश्यक कीड़ा मकोड़ा का आक्रमण आपके बैगन, मिर्च या कोई भी उद्यानिक फसल लगा रहे हैं, पपीता में मल्चिंग कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की अनावश्यक जो आप खर्च कर रहे थे उस खर्च से आप बच जाते हैं। जी, ये जो आपने बचत में 25% बचत किया है, उत्पादन में कहीं ना कहीं 8 से 10% उत्पादन में वृद्धि आती है किसी भी उद्यानिक फसल की बात करें तो। दूसरा फायदा है कि अगर एक ज़मीन में मल्च आपने लगा दिया है और अगर उससे सुरक्षित रख पाते हैं तो आप इसको अगले फसल में भी उपयोग कर सकते हैं, उसे पुनः हटाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे बैगन का फसल ख़त्म हो गया है तो आप बैगन को हटा दीजिए, उसकी जगह पर भिंडी लगा दीजिए, उसकी जगह पर जो आपके लिए फसल उपलब्ध है, बिचड़ा उपलब्ध है, आप उसको लगा सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों का प्रबंधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि वो किस प्रकार का मल्च उपयोग करना चाहते हैं। कृषि से उत्पादित मल्च का उपयोग करना चाहते हैं कि वो प्लास्टिक मल्च उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन उपयोग करने से पहले किसान भाइयों को इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले लेनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम आपके कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हेसल पीरी, जिला रांची के जगनलाल महतो ने। आपने तसर रेशम कीट पालन के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो किसान भाई बीज उत्पादन के कार्य से जुड़े हुए हैं, तसर के बीज उत्पादन जिनको हम कहते हैं डीएफएल का प्रिपरेशन करना, डिजीज फ्री लेइंग का प्रिपरेशन करना, तो सामान्यतः क्या होता है कि कुछ किसान भाई हमारे प्रोग्रेसिव किसान ऐसे हैं कि जो कि अपने स्वतः बीज का उत्पादन करके और उस बीज जो है अपने आसपास के सोसाइटी में आसपास के किसानों को देते हैं और उससे लाभ कमाते हैं। ऐसे किसानों के लिए हमारे लिए मई जून के महीने में हमारा संदेश है कि सबसे पहले क्या करें कि जो कोकोसा उन लोगों ने अपने बीजागार में टांगा हुआ है उसको उतार करके उसको कोकून की सार्टिंग कर दें। ऐसे मृत और कमजोर कोसे जो हैं उसको अलग कर देंगे। सामान्यतः देखा गया है किसान भाइयों, आपके ग्रेनेज में तापमान बहुत ही अत्यधिक गर्मी के दिनों में बढ़ जाता है, जैसे 35 डिग्री से ऊपर जाता है, 32 डिग्री से 34 डिग्री से ऊपर जाता है। उस दौरान आप क्या करें कि उसको तापमान घटाने के लिए आप वहां पे बालू की एक लेयर कुछ दूरी में बिछा करके उस पर पानी डालते हैं, जिससे बहुत हद तक तापमान घटता है। मृत और रोगग्रस्त कीट को पेड़ से उतारकर कीट पालन स्थल से बाहर लगभग 1 फुट गहरे गड्ढे में दबाया जाना नितांत आवश्यक है। इससे अन्य कीटों में बीमारी फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही
कीट पालन क्षेत्र में चूना और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग समय समय पर किया जाना लाभप्रद होता है। एक प्रमुख बीमारी है जिसको हम पेब्रिन कहते हैं, उससे लगभग हमारे तसर रेशम उद्योग को 15 से 20% नुकसान होता है। अगर अच्छी गुणवत्ता वाला हम सीड बनाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है किसान भाइयों कि सबसे पहले हम बीजागार में जो कोसे रखे हुए हैं उनकी गुणवत्ता पे ध्यान रखें। इसके लिए जरूरी है कि आप ग्रेनेज हाउस का प्रतिदिन भ्रमण करें, वहां का तापमान और आर्द्रता का आप आकलन करें, उसको देखें, और जो भी तितलियां ऐसी जिसको इरेटिक इमरजेंस कहते हैं, बीच बीच में इमरजेंस हो रही हैं, उनको लेकर के उनका सूक्ष्मदर्शी से परीक्षण जरूर करें। सूक्ष्मदर्शी से अगर परीक्षण करते हैं और पेब्रिन रोग मिलता है, अगर निरंतर पेब्रिन में वृद्धि होती है और आपका पेब्रिन रोग का लेवल अगर बढ़ता चला जाता है, तो उस बढ़े हुए लेवल के सीड को कदापि आप अपने फील्ड में न करें, नहीं तो उससे बीमारियां आपके फील्ड में बढ़ेंगी और आपका कोसा उत्पादन भी प्रभावित होगा। साथ ही अगर आप कोसे का आप वैसे अंडे को लेकर के अगर आप कीट पालन प्रक्षेत्र में ले जाते हैं, तो कंटामिनेशन के साथ साथ वो सारे कीड़े द्वितीय से तृतीय अवस्था आते आते मर जाएंगे और आपका पूरा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी गुणवत्ता का सीड ही उपयोग करें। रोग नियंत्रण के लिए 0.3% स्लाइड लाइम सॉल्यूशन में 2% ब्लीचिंग पाउडर 100 लीटर पानी के घोल में तैयार करने के लिए 2 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 300 ग्राम स्लेम लाइम पाउडर में थोड़ा सा पानी मिलाएं और एक पेस्ट बनाकर प्रयोग करें, जिसमें हम 2 बातों का मुख्यतः ध्यान रखते हैं। सबसे पहला क्या है कि जब हम कोसे को उठाते हैं, सामान्यतः एक कोसे का भार 10 से 12 ग्राम होता है, लेकिन सामान्यतः जब हम कोसे में के अंदर जो प्यूपा होता है अगर मर गया रहता है, मृत कीट रहता है, तो हमको उसका वजन जो है बहुत हल्का लगता है। दूसरा एक है कि हमारा जो ऐसे कोसे जिनका कोसा बाहर से फ्लिमजी है, ऐसे कोसों को बाहर से देखने पे भी पिचका हुआ नजर आएगा और उसका जो कोसे की परत है बहुत ही कमजोर होगी। आप विजुअल एंड फील बेसिस से भी देख सकते हैं, आप टच करके भी देख सकते हैं। ऐसे कोसों को अलग कर देना है, क्योंकि उससे जो इमरजेंस भी अगर होगा, ऐसे कोसे जिसमें कोसा का भार बहुत कम है और साथ ही उसका फ्लिमजी कोकून जिसको कहते हैं, अगर उससे आप सीड बनाते हैं तो उसको आपको अच्छा सीड नहीं माना जाएगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।